बहादुर शास्त्री जी जो प्राइम मिनिस्टर बने, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते थे और बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन रहा उनका। शास्त्री जी तो एक टाइटल है, क्योंकि वो स्कॉलर कॉलेज के ज़माने में जब वो ग्रेजुएट हुए अच्छे मार्क्स से, तो उनको शास्त्री स्कॉलर का उपाधि दिया गया, तो लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन उनका ओरिजिनल नाम, तो आपको जान के ये हैरानी भी होगी कि उस समय उन्होंने पुलिस मिनिस्ट्री जब संभाला तो उस समय उन्होंने लाठी चार्ज की जगह पे वाटर कैनन यूज होना चाहिए, तो उसका उन्होंने प्रयोग पहली बार किया। पहली बार जब रेल दुर्घटना हुई तो इन्होंने पहला ऐसे मिनिस्टर थे जिन्होंने इस्तीफा अपना सौंपा। इधर हाल ही में कुछ रेलवे दुर्घटनाएं, तो आजकल के मिनिस्टर तो ऐसा है जो इस्तीफा ही नहीं देना चाहिए। उस मिनिस्टर में जो रेलवे मिनिस्टर थे हमारे, पहले शायद रेलवे मिनिस्टर थे शास्त्री जी, और आज के रेलवे मिनिस्टर में जो हम एक ये मॉरल डिग्रेडेशन देखते हैं तब से लेकर इसके बारे में कुछ तो हिस्सा है नीतीश जी का, जो शास्त्री जी से बड़ा इन्फ्लुएंस थे कि एज ए रेल मिनिस्टर उन्होंने इस्तीफा दिया जब रेलवे की बड़ी दुर्घटना हुआ। और आप जानते हैं कि लास्ट उनका ये नैतिक जिम्मेदारी लेना था राजनीति में, उसके बाद फिर उन्होंने कोई जिम्मेदारी लिया ही नहीं। अब जो है सो उनका एक ही नैतिक जिम्मेदारी रहा कि अब किसी तरह से हम बिहार के सीएम बने रहे, चाहे इसके लिए हमको पलटू राम क्यों न कहलवाना पड़ेगा। नेहरू जी की डेथ होती है 1964 के आसपास, फिर कांग्रेस पार्टी में बड़ा एक कंफ्लिक्ट पैदा होता है कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन है। एक तरफ के कामराज थे और दूसरी तरफ मोरारजी देसाई थे, तो इन दोनों की आपस में बनती नहीं थी और दोनों बड़े लीडर थे और दोनों अपने आप को पीएम के दावेदार मानते थे और मानते थे कि नेहरू जी के बाद प्राइम मिनिस्टर हमें बनना चाहिए। तो इन दोनों की लड़ाई में शास्त्री जी को बेनिफिट हुआ। वो कच्छ का इलाका तो एक बहाना था, पाकिस्तान को ऐसा लगा कि 1962 में इंडिया बुरी तरीके से चाइना से हारा है, तो इंडिया का मोरल भी डाउन है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लगा कि क्यों ना इस स्थिति का फायदा उठाया जाए कि आखिर शास्त्री जी का डेथ कैसे हुआ। लोग बोलते हैं हार्ट अटैक हुआ, तो अगर हार्ट अटैक हुआ तो फिर पोस्टमार्टम बॉडी का क्यों नहीं हुआ, उनके मौत के पीछे कौन कौन लोग थे, किसको फायदा था। तो एक जो सबसे बड़ा जो थ्योरी जो निकल के आता है वो ये होता है कि शास्त्री जी एक इतने सिंपल और इतने सज्जन व्यक्ति थे और उनका नाम इस देश के मानस पटल पे इतना ज्यादा जो है सो हावी है कि इनका फायदा उनके फैमिली मेंबर्स को मिला। स्वागत है आप सबका न्यू दिल्ली डायलॉग में, और प्रधानमंत्री सीरीज के दूसरे एपिसोड में आज चर्चा लाल बहादुर शास्त्री की। और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं संजय सर, जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, लॉ में रिसर्चर हैं और इसके साथ साथ वो न्यू दिल्ली डायलॉग के फाउंडर डायरेक्टर भी। संजय सर, हमने पहले एपिसोड में जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बात की और हमने उनके बारे में बात की कि उनका बड़ा एक लीड बैकग्राउंड। शास्त्री जी के बारे में बिल्कुल उसकी रिवर्स कंडीशन दिखती, तो हमें शास्त्री जी के बचपन के बारे में, चाइल्डहुड के बारे में बताइए कि वो कौन सी परिस्थिति में पैदा हुई, उनकी क्या कंडीशन थी जब। देखिए, जब हम लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बात करते हैं तो उनका बहुत संघर्ष भरा जीवन रहा और बहुत ही गरीब परिवार से आते थे। एक्चुअली में परिवार तो उनका ठीक था, लेकिन जब कम उम्र था तो उनके फादर का डेथ हो गया, तो उनका पालन पोषण सारा उनके बड़े पापा के थ्रू हुआ। तो शास्त्री जी जो है सो, ये बात आपने सही बोला कि अगर आप देखें तो पंडित नेहरू जी जो पहले प्रधानमंत्री थे वो काफ़ी समृद्ध परिवार से आते थे, लेकिन इसके ठीक अपोजिट लाल बहादुर शास्त्री जी जो प्राइम मिनिस्टर बने, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते थे और बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन रहा उनका। लेकिन संघर्षपूर्ण जीवन होते हुए भी आप देखेंगे कि स्टूडेंट एज में उन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में भाग लिया और पूरी तरीके से अपने जीवन में वो दो व्यक्तियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे। पहले व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद और दूसरे व्यक्ति महात्मा गांधी। हाँ संजय सर, लाल बहादुर शास्त्री जी के जब पॉलिटिकल करियर की बात होती है तो हमें जानते हैं उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर उत्तर प्रदेश से स्टार्ट किया। हमें जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में उनकी पैदाइश हुई, वो मुगलसराय में पैदा हुए थे। तो इंडिपेंडेंट इंडिया में उत्तर प्रदेश में शायद मिनिस्टर बनाए जाते हैं गोविंद वल्लभ पंत के अंदर में। उनके मिनिस्ट्री के बारे में कुछ बताइए, उनका वहाँ पर कैसा काम काज है। हाँ देखिए, इनका पॉलिटिकल जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। जैसा कि ये महात्मा गांधी जी से बहुत इन्फ्लुएंस थे
और उनका जो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग से बहुत प्रभावित थे। तो जैसा आपने बताया कि गोविंद वल्लभ पंत जो कि उत्तर प्रदेश में जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो उनके नेतृत्व में उनको काम करने का मौका मिला, वो पुलिस एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया गया। तो आपको जान के ये उस समय ये अभी हैरानी भी होगी कि उस समय उन्होंने जब पुलिस मिनिस्ट्री जब संभाला तो उस समय उन्होंने लाठी चार्ज के जगह पे वाटर कैनन यूज होना चाहिए, तो उसका उन्होंने प्रयोग पहली बार किया। और एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उन्होंने एक बहुत क्रांतिकारी कदम उठाया, जो कि एक व्यक्ति जो अपने आप को बोलते हैं कि हम विवेकानंद जी का शिष्य हैं, वही ऐसा कदम उठा सकते हैं, खासकर वुमेन एम्पावरमेंट के जरिए, कि उन्होंने महिला को कंडक्टर बनाना गवर्नमेंट के बसों में स्टार्ट किया। तो शास्त्री जी ने का ये एक बड़ा अचीवमेंट था एज ए पुलिस एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इन यूपी, जब वो यूपी में मिनिस्टर थे। शास्त्री जी आगे चलकर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में आकर के मिनिस्टर बनते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी पसंद करते थे, शास्त्री जी काम बुलाते हैं। तो क्या काम इन्हें दिया जाता है जब सेंटर में आते हैं पहली बार? हाँ, जब वो ऑलरेडी वहां मिनिस्टर थे उसी समय जब पहली बार जनरल इलेक्शन हुआ इस देश में 1951-52 में, तो पंडित नेहरू जी जब सरकार बना रहे थे तो इनको बुला लिया इन्होंने एज ए रेलवे मिनिस्टर। तो इतना इनकी क्रेडेंशियलिटी थी कि इनको रेलवे मिनिस्टर बनाया गया। और जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि जब पहली बार जब रेल दुर्घटना हुई तो इन्होंने पहला ऐसे मिनिस्टर थे जिन्होंने इस्तीफा अपना सौंपा, लेकिन नेहरू जी ने उस इस्तीफा को एक्सेप्ट नहीं किया। और फिर किसी कारणवश जब दोबारा रेलवे एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने दोबारा फिर इस्तीफा दिया, तब नेहरू जी ने इनका इस्तीफा एक्सेप्ट किया। लेकिन इस्तीफा एक्सेप्ट करने के बाद इनको एलिवेशन मिला, ये होम मिनिस्टर बन गए। तो इतना नेहरू जी इनको लाइक करते थे, या इनके जो विचार थे, इनका जो राजनीतिक जीवन था, वो इतना पसंद किया जाता था। और संजय सर, हम आज के टाइम में भी देखते हैं कि इधर हाल ही में कुछ रेलवे दुर्घटनाएं, तो आजकल के मिनिस्टर तो ऐसा है जो इस्तीफा ही नहीं देना चाहते। तो उस मिनिस्टर में जो रेलवे मिनिस्टर थे, हमारे पहले शायद रेलवे मिनिस्टर थे शास्त्री जी, और आज के रेलवे मिनिस्टर में जो हम एक ये मॉरल डिग्रेडेशन देखते हैं तब से लेकर आज तक, उसके बारे में क्या कहूँ? हाँ, जब आप राजनीति में पहले की और आज की राजनीति में आप देखते हैं कि मोरल डिग्रेडेशन जो हुआ है, नैतिक पतन, इसको आप ऐसा समझिए कि अभी तत्काल 2-3 बड़े बड़े रेलवे हादसे हुए, तो कई लोगों ने बोला कि भाई इस्तीफा तो होना चाहिए रेलवे मिनिस्टर का। तो इसके देखिए 2 आर्गुमेंट हैं। पहला आर्गुमेंट है, जैसा आपने बोला कि नैतिक जिम्मेदारी लेके आपके मिनिस्ट्री में अगर ऐसा हुआ है कोई बड़ा घटना, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस्तीफा दें। अच्छा, दूसरा आर्गुमेंट ये देते हैं कि एक रेलवे मिनिस्टर के इस्तीफा देने से क्या होगा, क्या रेलवे दुर्घटनाएं होना बंद हो जाएंगी? क्योंकि ऐसा हम मानते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि आप इस्तीफा नहीं लीजिए, जो उसका रूट कॉज है आप उस पर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, आप उसको ठीक कीजिए, ना कि इस्तीफा देना और इस्तीफा लेना कोई सॉल्यूशन है। तो आपको याद होगा कि ऐसा एक समय नीतीश जी भी मिनिस्ट्री पद से इस्तीफा, रेल मिनिस्टर थे तो इस्तीफा दिए थे, और ऐसा इस्तीफा दिया करते थे। आप नीतीश जी का अगर आप देखें थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड और उनकी पॉलिटिकल जर्नी, तो हम ऐसा मानते हैं कि कुछ तो हिस्सा है नीतीश जी का जो शास्त्री जी से बड़ा इन्फ्लुएंस थे। अच्छा। कि एज ए रेल मिनिस्टर उन्होंने इस्तीफा दिया जब रेलवे की बड़ी दुर्घटना हुआ। और सबसे अच्छी बात ये रही दोबारा, और आश्चर्यचकित बात रही कि 2014 में वो नहीं चाहते थे कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, और उसी मुद्दे पे उन्होंने, जब मोदी जी को कंपेनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया तो उन्होंने बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ लिया। और जब वो बुरी तरीके से संसदीय इलेक्शन में जब जेडीयू की हार हुई बिहार में, तो फिर उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया कि हमारी नैतिक जिम्मेवारी नहीं है। हालांकि उनको वर्डिक्ट मिला है पार्लियामेंट इलेक्शन में बिहार की जनता की तरफ से, उनके सीट्स पार्लियामेंट इलेक्शंस में पोजीशन खराब रही, लेकिन वो उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया। देखिए कितना जबरदस्त नैतिक जिम्मेवारी उन्होंने लिया। और आप जानते हैं कि लास्ट उनका ये नैतिक जिम्मेवारी लेना था राजनीति में, उसके बाद फिर उन्होंने कोई जिम्मेवारी लिया ही नहीं।
लेना बंद कर दिया। उनको लगा कि हम जो है शास्त्री जी के एज ए शिष्य होते हुए और उनके कदमों पे उनके दिखाए हुए राह पे चलते हुए अब बहुत हो गया। अब जो है सो उनका एक ही नैतिक जिम्मेदारी रहा कि अब किसी तरह से हम बिहार के सीएम बने रहे, चाहे इसके लिए हमको पलटू राम क्यों ना कहलवाना पड़े। एक बात कही बंदे सर आते हैं शास्त्री जी की लाइफ हम लोग देखते हैं, पॉलिटिकल लाइफ हम जानते हैं कि नेहरू जी ने उन्हें रेलवे मिनिस्टर में आने के बाद उन्हें होम मिनिस्ट्री में कर दिया, प्रमोट कर दिया। उसके बाद वो कॉमर्स मिनिस्ट्री में भी रहे। नेहरू जी की डेथ होती है 1964 के आसपास। फिर कांग्रेस पार्टी में बड़ा एक कन्फ्लिक्ट पैदा होता है कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, और इसी कन्फ्लिक्ट में से निकल के शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। बहुत शॉर्ट टर्म का रहा, 2.5 साल या 1.5 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहे। लेकिन उस कंडीशन के बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं कौन सी परिस्थितियाँ थी कि एक बहुत सीधा साधा प्राइम मिनिस्टर हुई। देखिए, इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि लाल बहादुर शास्त्री जी को जो प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, जो परिस्थिति जो थी वो बेसिकली पूरी तरीके से शास्त्री जी के फेवर में तो नहीं थी। या आप ये नहीं बोल सकते कि नेहरू जी के बाद जो प्राइम मिनिस्टर के दावेदार जो थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे, क्योंकि वो बहुत सीधे व्यक्ति माने जाते थे और राजनीतिक दांवपेच से बहुत दूर थे। तो उस समय जो सबसे बड़ा जो नाम था वो दो नाम था, एक तरफ के कामराज थे और दूसरी तरफ मोरारजी देसाई थे। तो इन दोनों की आपस में बनती नहीं थी और दोनों बड़े लीडर थे और दोनों अपने आप को पीएम के दावेदार मानते थे और मानते थे कि नेहरू जी के बाद प्राइम मिनिस्टर हमें बनना चाहिए। तो इन दोनों की लड़ाई में शास्त्री जी को बेनिफिट हुआ, क्योंकि शास्त्री जी का नेचर ऐसा था, स्वभाव ऐसा था, ऐसे बैकग्राउंड से आते थे और बहुत सज्जन व्यक्ति थे। उनके पीएम बने रहने से दोनों को कोई खतरा नहीं था। तो और खासकर के कामराज जी का बहुत बड़ा योगदान रहा उनको पीएम बनवाने में, क्योंकि उनको बाहर रखना था मोरारजी देसाई को। तो दो लोगों की लड़ाई में शास्त्री जी के जो सरल स्वभाव उनको फायदा मिला और वो प्राइम मिनिस्टर बने। जैसा आपने बोला कि बहुत कम टर्म के लिए बने, लेकिन इतने ही कम ड्यूरेशन में उन्होंने काफी बड़े बड़े काम किए। जैसा कि आपको पता होगा कि उस समय जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो सबसे तो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया 1965 में, और अपने प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर में जैसा कि दो बड़े जो रेवोल्यूशन को जो हम बात करते हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन जो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड सप्लाई ऑफ मिल्क, उसमें एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया इंडिया में, जिसमें आपका नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बना गुजरात में आनंद नगर में। और फिर दूसरा जो बड़ा रेवोल्यूशन मानते हैं वो ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें कि आपका जो है सो हालांकि वो पूरे देश के लिए बहुत बेनिफिशियल था, लेकिन स्पेशली 3 स्टेट बहुत लाभान्वित हुए ग्रीन रेवोल्यूशन से, जिसमें हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी रहा। वेस्टर्न यूपी का शास्त्री जी के टाइम में 2-3 रेवोल्यूशन हुए जो बड़े बड़े आज तक उनकी लेगेसी कंटेम्परेरी इंडिया में हम मानते हैं। लेकिन शास्त्री जी के लाइफ का जो सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर है मुझे लगता है वो इंडिया पाकिस्तान वार की है। वार कौन सी परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई थी कि बहुत शॉर्ट टेस्टेड में ही शास्त्री जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन और वो तो हुआ ही, लेकिन वार जैसी सिचुएशन भी पैदा हो गई पाकिस्तान में कि हम अभी मुश्किल से 2-3 साल पहले चाइना से 62 में वार करके आए। उन परिस्थितियों को जरा समझाइए, क्या कंडीशन बन रही थी पाकिस्तान। एक्चुअली में गुजरात का एक कच्छ का इलाका था, उसी इशू को लेके डिस्प्यूट हुआ 2 कंट्री में। और जैसा कि जो आप परिस्थिति बोल रहे हैं वॉर का, वो कच्छ का इलाका तो एक बहाना था। पाकिस्तान को ऐसा लगा कि 1962 में इंडिया बुरी तरीके से चाइना से हारा है, तो इंडिया का मोरल भी डाउन है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लगा कि क्यों ना इस स्थिति का फायदा उठाया जाए। इंडिया से चाइना से इतना ह्यूमिलिएटिंग हार, अपमानजनक हार, प्लस चाइना ने काफी टेरिटरी को इंडिया को कब्जा कर लिया। तो 1965 में वॉर होना कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान था वो चाइना इंडिया वॉर से बहुत प्रोत्साहित था कि हमको भी बड़ा बेनिफिट मिलेगा इससे। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा। और शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर थे और उसी जमाने में उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान, और पाकिस्तान को उस वॉर में अच्छा सबक भी सिखाया, उसकी बुरी तरीके से हार भी हुई। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फिर ताशकंद समझौता के जरिए फिर ये प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन हुआ। प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन हुआ। ताशकंद डिक्लेरेशन के बारे में कहा जाता है सर कि उसमें इंडिया वार तो जीत गया लेकिन डिप्लोमेसी में हार गया।
डिक्लेरेशन बारे में ये कहा जाता है। तो ऐसी क्या चीज हुई कि जैसे कहा जाता है कि हम लोग डिप्लोमेसी में हार गए? वहां पर एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि जिस तरीके से मजबूती से बार्गेनिंग होना चाहिए वो नहीं हुआ, और दूसरा इसका सबसे बड़ी ट्रेजेडी रही कि उसी समझौता में हम लोगों ने देश के एक बड़े यशस्वी और कर्मयोगी प्राइम मिनिस्टर शास्त्री जी को खो दिया। और अब ताशकंद समझौता के बाद उनकी मृत्यु होना, और जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि उनके मृत्यु पर कितने थ्योरी काम कर रही है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की आखिर शास्त्री जी का डेथ कैसे हुआ। लोग बोलते हैं हार्ट अटैक हुआ, तो अगर हार्ट अटैक हुआ तो फिर पोस्टमार्टम बॉडी का क्यों नहीं हुआ, उनके मौत के पीछे कौन कौन लोग थे, किसको फायदा था। तो एक जो सबसे बड़ा जो थ्योरी जो निकल के आता है वो ये होता है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि CIA जो है यूएस का, वो बहुत एक्टिव रही उस जमाने में। कई असैसिनेशन अटेम्प्ट तो नेहरू जी पे भी हुए। इन लोगों ने नेहरू जी को ही मारने का कोशिश की। तो एक जो बड़ा जो थ्योरी आता है वो ये आता है कि शास्त्री जी को CIA वालों ने मरवाया है, और उसमें जो है सो उसका जो मेन जो कारण था वो ये था कि भारत जो है वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के राह पे था, और शास्त्री जी कहने के उसके हिमायती थे। तो शास्त्री जी की डेथ हुई, और बताते हैं कि उसके 10 या 12 दिन बाद होमी भाभा जो हमारे जो साइंटिस्ट थे उनकी भी डेथ हुई, और उसको भी CIA वालों ने ही मरवाया था। तो एक ये बड़ी थ्योरी है जो कि हमें लगता है कि ये रेलेवेंट भी है और इसमें सच्चाई हो सकती है, और इसकी पूरी तरीके से पुष्टि इसलिए नहीं हो सकती है कि जैसा हम लोग डिस्कस करते हैं कि कुछ लोगों ने RTI फाइल किया सरकार के पास कि भाई आप जो है अनुजधर की आप बताइए कि इसका मौत का कारण क्या था। तो सरकार ने ही मना कर दिया कि अगर इसका कारण हम सही बताएंगे तो हमारी डिप्लोमेटिक संबंध कई देशों से खराब हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ तो छुपाया जा रहा है जो सरकार को लगता है कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशन को अफेक्ट कर सकती है, हार्म कर सकती है। शास्त्री जी के बारे में जब डिस्कशन होता है संजय सर, तो नेहरू जी के बारे में हमने बात की कि उन्होंने नेपोटिज्म फैलाया कि नहीं फैलाया परिवार ने। शास्त्री जी के फैमिली के बारे में, उनके जो बच्चे थे वो आगे चल के राजनीति में आए या नहीं आए, उनका क्या है? देखिए, उस समय शास्त्री जी के रहते हुए तो इस तरह का कोई नेपोटिज्म नहीं रहा, और शास्त्री जी ने कुछ तो फैलाया नहीं। लेकिन हाँ, जैसे कि उनके कई फैमिली मेंबर्स जो है जो आज भारतीय राजनीति में बहुत एक्टिव है, और दोनों तरफ से एक्टिव है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ कांग्रेस में एक्टिव है, कुछ बीजेपी में एक्टिव, तो पूरी तरीके से एक्टिव मेंबरशिप है। तो इसमें शास्त्री जी का तो खैर रोल नहीं लगता है नेपोटिज्म का। लेकिन हाँ, शास्त्री जी एक इतने सिंपल और इतने सज्जन व्यक्ति थे, और उनका नाम इस देश के मानस पटल पे इतना ज्यादा जो है सो हावी है कि इनका फायदा उनके फैमिली मेंबर्स को मिला, जो भी उनके बाद के जो फैमिली मेंबर्स है उनको मिला, और उसका बेनिफिट उनको वो उठा रहे। अंतिम सवाल मैं शास्त्री जी के बारे में जानना चाहता हूँ संजय सर आपसे कि जब शास्त्री जी की बात होती है तो एक बहुत मोरली कमिटेड पर्सन की बात होती है, तो उनकी मोरालिटी के बड़े चर्चे हैं। हमने सुना कि वो अपनी बेटी को कभी दवाई पे नहीं बचाते हैं, कभी गाड़ी में अपने बच्चों को जाते थे तो बड़े नाराज हो जाते हैं। तो कहानियों के बारे में थोड़ा बच्चा कैसा मॉरल कन्विक्शन लाइक? हाँ, जैसा कि लाल बहादुर शास्त्री जी का इन्फ्लुएंस, जैसा हमने चर्चा किया कि महात्मा गांधी का और स्वामी विवेकानंद जी का बहुत था, तो महात्मा गांधी जी का जो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, उसको अक्षरच्छा शास्त्री जी ने फॉलो किया अपने जीवन में, बहुत सादगी से रहे। और जैसा कि आप देखते हैं कि गांधी जी का सादगी का जो उदाहरण है तो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। मोतीलाल नेहरू जी तो अपने बेटे को राजनीति में कांग्रेस प्रेसिडेंट बना दिए, और नेहरू जी के पूरे पॉलिटिकल करियर में मोतीलाल जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा कि उस परिवार से आते थे, और मोतीलाल नेहरू जी भी बहुत एम्बिशियस थे अपने पुत्र के प्रति। लेकिन इसके उल्टे गांधी जी थे। गांधी जी के 4 बेटा, चारों में से कौन क्या कर रहा है गांधी जी को ही पता नहीं। तो कभी भी अपने बच्चों को पूरी तरीके से अपने रसूख का फायदा गांधी जी ने भी नहीं पहुंचाया। और कई बार तो ऐसा एलिगेशन लगता है गांधी जी के ऊपर कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया अपने बच्चों के ऊपर। एक बच्चा तो मुस्लिम धर्म अपना लिया उनका, और जो कि उनके ऊपर मूवी भी बना है
कि मैं गांधी जी का नालायक बेटा हूं, ऐसा करके वो बताते हैं। तो ये है दो, एक बड़ा बड़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं भारतीय राजनीति में। एक तरफ मोतीलाल नेहरू जी थे, दूसरी तरफ गांधी जी थे, और नेपोटिज्म का एक बड़ा एग्जाम्पल आपको मिलेगा। और उसी को पूरी तरीके से फॉलो करने वाले लाल बहादुर शास्त्री। और जैसा कि गांधी जी जातिवाद के बहुत विरोध में थे और चाहते थे कि समाज के सभी वर्ग को हम लेके चलें और कांग्रेस पार्टी में सबको समाहित किया जाए, उसी तरीके से आपको भी जान के आश्चर्य होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी तो एक टाइटल है, क्योंकि वो स्कॉलर कॉलेज के जमाने में जब वो ग्रेजुएट हुए अच्छे मार्क्स से, तो उनको शास्त्री स्कॉलर को उपाधि दिया गया, तो लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन उनका ओरिजिनल नाम था लाल बहादुर श्रीवास्तव, कायस्थ थे। तो वो श्रीवास्तव टाइटल हटा दिए, इतने ज्यादा गांधी जी से इन्फ्लुएंस में थे। तो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, जो प्राइम मिनिस्टर के पद पर रहते हुए भी किसी तरह का कोई मिसयूज नहीं, अपने पर्सनल कैपेसिटी में या फिर अपने फैमिली के लिए किसी तरह कोई मिसयूज नहीं। और इतने सिंपल व्यक्ति शायद ही अब इस या देश को प्रधानमंत्री दे पाएगा जो शास्त्री जी ने करके दिखाया। थैंक यू संजय सर हमें ज्वाइन करने के लिए। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया शास्त्री जी के ऊपर तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।